हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने वीडियो में, जो कि हमारा रिलेटेड है व्हाट इज ड्रामा। आज का टॉपिक व्हाट इज ड्रामा। ड्रामा से हम लेंगे, इसके टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा हमारा। ड्रामा आप किससे समझते हो? आप ड्रामा का जो मतलब होता है हम सभी जानते हैं, दैट इज मीन टू बी परफॉर्म। ठीक है, जो परफॉर्मेंस के बेस्ड होती हैं चीजें, जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट होती है, सेटिंग्स होती हैं, एंड साथ ही साथ कुछ उसमें ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको स्टोरी के वे में बताया जाता है, एंड ऑल्सो उनको ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना पड़ता है विद द कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कोई जो आर्टिस्ट होता है उसका रोल प्ले करता है, और वो उस स्टोरी को एंड तक लेके चलता है, एंड इट हैज सम काइंड्स ऑफ ड्रामा, जो कि कुछ हैप्पी एंडिंग के साथ में एंड होते हैं, और कुछ ऐसे ड्रामा होते हैं जिनकी एंडिंग जो होती है वो ट्रेजिक होती है। तो आज हम सभी इस वीडियो में ड्रामा और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा आप सभी। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियोस आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ड्रामा की बात करेंगे। व्हाट इज ड्रामा? ड्रामा इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट इज रिटन फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ये मतलब होता है ड्रामा का कि जिसका एक पर्पज होता है कि वो ऑडियंस, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, ऑडियंस होती है, उनके सामने परफॉर्मेंस बेस्ड जो चीजें होती है उनको हम ड्रामा बोलते हैं। ये एक टाइप ऑफ लिटरेचर है जो कि लिखा जाता है, राइटिंग के फॉर्म में होता है, एंड आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने रोल को, कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए उस ड्रामा को परफॉर्म करते हैं। आपने एलिजाबेथन एरा में देखा होगा, इवन आपने एलिजाबेथन एरा के जो इंपॉर्टेंट ड्रामास लिखे गए हैं, उससे पहले के जो इंपॉर्टेंट ड्रामास लिखे हैं, दैट वाज द टाइम ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ द ड्रामा। अगर हम एलिजाबेथन एरा की बात करें तो शेक्सपियर, जॉन वेबस्टर, एवन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आप क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस को देखोगे। ये या यूनिवर्सिटी बिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं, उन्होंने ड्रामा को बहुत अपलिफ्ट किया, एंड इवन दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट at that time, and that's why that was Elizabethan era was known as the golden era of English literature, and especially for drama. तो ड्रामा का मतलब हो गया परफॉर्मेंस बेस्ड होगा इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, और इसका एक टाइप ऑफ लिटरेचर है। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का हमारा मेन मोटिव है कि हम टाइप्स ऑफ ड्रामा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमेडी की। ठीक है, कॉमेडी जो होता है दैट इज अ ड्रामेटिक वर्क, इज अम्यूजिंग एंड सटारिकल इन टोन एंड हैविंग चेयरफुल एंडिंग। तो कॉमेडी जो भी होगी, वो ड्रामा जो भी लिखा जाएगा वो कॉमिक जॉनर में आएगा, तो उसका जो मतलब होगा वो होता है अम्यूज करना, एंटरटेन करना ऑडियंस को, और एक कहीं ना कहीं उस एंटरटेनमेंट के थ्रू या उस जो अम्यूजमेंट होता है उसके थ्रू एक सटाराइज किया जाता है सोसाइटी को, कि जो भी प्रिवेलिंग करप्शंस होते हैं या जो भी मिसहैपनिंग्स हो रही हैं सोसाइटी में, उसको सटारिकल टोन में उसको डिस्कस करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं ऑडियंस के सामने। और स्पेशली इसका जो एंडिंग होता है वो चेयरफुल होता है या हैप्पी एंडिंग होती है। द मोटिव ऑफ दिस ड्रामेटिक वर्क इज a triumph over unpleasant circumstances by which to create comic effect resulting in happy or successful conclusion। ठीक है, एक जो इसका वर्क होता है, ये जो ड्रामेटिक वर्क है, जो कॉमिक प्लेज लिखे जाते हैं, ड्रामास लिखे जाते हैं, उनका मेन मोटिव जो होता है वो एक ऐसे वर्क्स होते हैं जो कि सिन आया आप कर लो, ट्रिम्प ओवर अनप्लीजेंट सर्कमस्टांस। जो भी अनप्लीजेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं उन पे एक तरीके का ट्रिम्प ओवर करता है, एक तरीके की उस अनप्लीजेंट सर्कमस्टांसेस को कवर अप करते हुए इसका जो एक कॉमिक इफेक्ट देता है, और हमेशा इसकी जो एंडिंग होगी वो हैप्पी और सक्सेसफुल कंक्लूजन के साथ में इसको ड्रामा को एंड किया जाता है। द पर्पज ऑफ कॉमेडी इज टू अम्यूज द ऑडियंस, एंड एग्जाम्पल्स अगर आप समझोगे तो शेक्सपियर का ड्रामा कॉमेडी कॉमिक प्ले है, उन्होंने बहुत ज्यादा प्लेज लिखे हुए हैं, 37 प्लेज, जिसमें कॉमिक प्लेज, ट्रेजिक प्लेज एंड हिस्टोरिकल प्लेज भी उन्होंने लिखे हुए हैं। बट द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज वन ऑफ द कॉमिक प्ले जो कि विलियम शेक्सपियर ने एलिजाबेथन एरा में लिखा हुआ है। तो कॉमेडी का मतलब इट हैज एन हैप्पी एंडिंग, एंड मेन मोटिव ऑफ द राइटर और द ड्रामेटिस्ट टू राइट इट, दैट इट हैज अ motive work, it has a triumph over unpleasant circumstances resulting happy and successful conclusion, जिसमें लास्ट में होता है हीरो हीरोइन या जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनमें सॉर्ट आउट होती है जो भी
प्रॉब्लम्स होती हैं और वो एक दूसरे से हैप्पीली मिलते हैं और जो भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉर्ट आउट करके वो एक हैप्पी एंडिंग देते हैं ड्रामा को। तो यहाँ बात हमने कॉमेडी की, आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रामा। और ट्रेजिक प्लेस की बात करें तो आप विलियम शेक्सपियर को नहीं भूल सकते हो। उन्होंने मोस्ट ऑफ द ट्रेजेडीज जो लिखी हुई हैं वर्ल्ड की लिटरेचर की, ब्रिटिश लिटरेचर की 4 बेस्ट ट्रेजेडीज, ओथेलो, मैकबेथ, King Lear and Hamlet. These are the 4 important tragedies of the ब्रिटिश लिटरेचर जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। और ये सभी का जो एंड होता है वो एक ट्रेजिक होता है। तो ट्रेजेडी का मतलब ट्रेजिक, जिसका एक दुखांत अंत होगा उसको हम ट्रेजिक ड्रामास बोलते हैं या ट्रेजेडी बोलते हैं। ट्रेजेडी इज कॉन्ट्रास्टिंग just opposite to comedy, as tragedy deals with sorrowful and tragic events in story. थ्रू आउट आप देखोगे कहीं ना कहीं मर्डर, कन्फ्लिक्शन होगा, डेथ होगी, इंसैनिटी होगी, एक तरीके का पेन होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा। पूरे आप स्टोरी में जो ड्रामा का प्लॉट होता है उसमें आप इन सब चीजों की भरमार देखोगे। और इसका जो एंड होता है वो एक सॉरोफुल होगा और ट्रेजिक इवेंट्स के थ्रू इसका एंडिंग होता है। मेन इंपॉर्टेंट होता है जो हीरो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है इसमें, उसमें किसी ना किसी तरीके का एक ट्रेजिक फ्लॉ होगा, उसका एक फ्लॉज होते हैं जो कि खुद उसके डाउनफॉल का रीजन होता है ड्रामा में। It's a type of drama in which the protagonist or the hero is brought down by his own flaws, by his own fortune। अपने जो उसके फॉर्च्यून होते हैं, जो उसके डीड्स होते हैं, जो उसके कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर कैरेक्टर में जो कमियां होती हैं, फ्लॉज होते हैं, उसके थ्रू उसका खुद का एंड होता है। आप देखोगे जैसे मैकबेथ में एक एम्बिशन है और ओथेलो में आप जो देखोगे हीरो बहुत जेलस होता है, वो उसका जेलस कैरेक्टर होता है। मैकबेथ में आपने देखा होगा मैकबेथ जो होता है बहुत ही एम्बिशियस होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो अपने खुद के अंदर की जो फ्लॉज होते हैं वही उसके डाउनफॉल का रीजन होते हैं, मीन्स उसके डेथ का या एंड का उसका रीजन होगा। मैंने आपको मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जो इसके ड्रामास हैं ट्रेजिक प्लेस में जो काउंट होते हैं वो आपको मैंने बता दिया। आप विलियम शेक्सपियर के प्लेस देखोगे, क्रिस्टोफर मार्लोस के प्लेस आपने पढ़े होंगे, दे ऑल रिलेटेड टू दी ट्रेजिक प्लेस। ओके, तो आपने यहाँ पे कॉमिक प्लेस एंड ट्रेजिक प्लेस की बात कर ली। आज हमने यहाँ पे जो बात करी वो टाइप्स ऑफ ड्रामा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेजिक कॉमिक। ठीक है, ट्रेजिक कॉमिक प्ले भी हमारा एक पार्ट है, टाइप ऑफ ड्रामा है, ये भी एक जॉनर है, सब कैटेगरी में काउंट होता है ड्रामा के। ट्रेजिक कॉमेडी जिसमें दोनों एलिमेंट्स होते हैं, स्पेशली देखिए यहाँ पे बात हो रही है उस तरीके के स्पेशल ड्रामास होते हैं जो कंबाइन करते हैं द फीचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। दैट्स व्हाई दीज टाइप्स ऑफ प्लेज वर कॉल्ड ट्रेजिक कॉमिक प्लेज। एंड ये जो प्लेज होते हैं ये शेक्सपियर के या एलिजाबेथन टाइम में भी बहुत ज्यादा प्लेज इस तरीके के लिखे गए हैं। दिस मीन्स दैट सच प्लेज मे बी सैड बट विल हैव एन हैप्पी एंडिंग। ठीक है, जो प्लॉट होता है इस तरीके के प्लेस का, जो ट्रेजिक कॉमिक प्लेस लिखे जाते हैं उनका जो प्लॉट होता है, उनमें जो कहानी होती है, जो एक कैरेक्टर अपने को प्ले करता है, उसमें कुछ सैड इवेंट्स होते हैं, मर्डर होगा, कुछ डेथ होगा, बट इसका जो एंड होता है वो हैप्पी होता है। ठीक है, ट्रेजिक कॉमिक प्ले वो होते हैं जिनमें जो आपके प्लॉट्स जो होंगे, प्लॉट्स में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, दे हैव सम सॉरोफुल या सैड इवेंट्स इट हैज, बट it has an happy ending at last. That's why these plays are regarded and supposed to be tragic comic plays. It may be serious but some elements of humor emerging throughout the whole play। ठीक है, किसी तरीके का इसमें सीरियस जो होते हैं वो इंसिडेंट्स होते हैं, सीरियस प्लॉट होता है, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स बीच बीच में आपको मिलेंगे इस तरीके के प्लेस में जो किसी तरीके का एक आपका ह्यूमर या एक तरीके के आप इजीनेस आपको ड्रामा को प्रोवाइड करते हैं और जो ऑडियंस होता है उसके माइंड में एक तरीके का ह्यूमर या एक तरीके का इजीनेस, एक तरीके की हैप्पी एंडिंग इसको देते हैं। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज अ फाइन एग्जांपल रिलेटेड टू द ट्रेजिक कॉमिक प्ले, क्योंकि टेम्पेस्ट में आप देखोगे कि किस तरीके से प्रॉस्पेरो होता है उसको बैनिश कर दिया जाता है उसके किंगडम से, और लास्ट में वो किस तरीके से जो भी उसके एनिमीज होते हैं या उसका ब्रदर खुद होता है उसको वो किस तरीके से माफ करता है और एक बैरन आइलैंड पे वो जाते हैं, वहां पे किस तरीके से लाइफ अपनी बेटी मिरांडा के साथ में स्पेंड करते हैं, फर्डिनेंड उसको मिलता है उसकी बेटी को। तो वो बीच के जो इंसिडेंट्स होते हैं
वो थोड़े ट्रेजिक सीरियस इंसिडेंट्स होते हैं, बट एट लास्ट प्रॉस्पेरो सभी को माफ कर देता है और वहां पे हैप्पीली वो फिर से अपना रेन स्टार्ट करता है, फिर से अपने किंगडम पे राज करता है। और उसी तरीके से इस प्ले को हम ट्रेजिक कॉमिक प्ले में काउंट करते हैं। तो टेम्पेस्ट की बात की, विलियम शेक्सपियर का प्ले टेम्पेस्ट जो है वो ट्रेजिक कॉमिक प्ले का फाइन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेलोड्रामा। ठीक है, मेलोड्रामा क्या होता है, इसमें कुछ तरीके की मेलोडी म्यूजिक आपको देखने को मिलेगा, कुछ आपको ऐसे इमोशंस देखने को मिलेंगे कि आपके माइंड में या रीडर्स का जो ऑडियंस होता है उसके माइंड में एक तरीके का फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस तरीके के प्लेस को मेलोड्रामा है। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे हीरो हीरोइंस की स्टोरीज को देखने को मिलेगा, लव स्टोरीज जिसमें होती हैं, मेलोड्रामा से रिलेटेड जो प्लेस होते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं। While it originally referred to the dramas that included accompanying music, melodramas now refers to plays that include highly emotional situation in order to play on the feelings of audience। ठीक है, जो ऑडियंस होती है, जो इस प्ले को वॉच कर रहे होते हैं, इस तरीके के प्लेस को जो मेलोड्रामास में अकाउंट होते हैं, वो एक हाई टाइप ऑफ इमोशंस सिचुएशंस क्रिएट होते हैं इसके प्लॉट में। इसके प्लॉट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि ऑडियंस के माइंड में एक तरीके का इमोशनल सिचुएशन क्रिएट करता है, सो दैट दे कैन कनेक्ट विद द फीलिंग्स ऑफ द ऑडियंस। एंड मेलोड्रामास आर मोस्टली लव स्टोरीज विद ब्यूटीफुल हीरोइंस, चार्मिंग हीरोज एंड स्कैरी विलेंस। ठीक है, इसमें आपको तीनों मिलेंगे, हीरो, हीरोइंस एंड विलेंस भी मिलते हैं इस तरीके के मेलोड्रामास जो लिखे जाते हैं। और बहुत अच्छी स्टोरीज होती हैं, लव स्टोरीज होती है, रोमांस होता है, कोर्टली लव अफेयर होता है, जो कि एलिजाबेथन एरा में बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पे। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो न्योल कोवर्ट का हार्ट ब्रेकिंग ड्रामा है स्टिल लाइफ ब्रीफ एनकाउंटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक प्ले है जो कि मेलोड्रामा में काउंट होता है, न्योल कोवर्ट का। तो ये प्ले हमारा मेलोड्रामा में काउंट होगा। हमने ट्रेजिक कॉमेडी की बात की, मेलोड्रामा की बात की, कॉमेडी प्ले की बात की एंड साथ ही साथ ट्रेजिक प्लेस की बात की। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ड्रामास हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड हियर वी हैव प्रॉब्लम्स प्ले। ठीक है, प्रॉब्लम प्ले वो होते हैं जिसमें किसी ना किसी तरीके का एक हमारा प्रॉब्लम, सोशल इश्यूज या सोशल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिस्कस करते हुए ड्रामास जो लिखे जाते हैं। और ये 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा फेमस थे। आप बात कर लो, जॉन गाल्सवर्दी ने जितने भी प्लेज लिखे हुए हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम प्लेज। एंड उनको हम प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में काउंट करते हैं। जैसे आप जस्टिस की बात कर लो, आप स्ट्राइफ की बात कर लो, जॉन गाल्सवर्दी के कुछ इंपॉर्टेंट के प्लेज हैं। एंड प्रॉब्लम प्लेस की चलो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल कुछ एक ब्रीफ एनालिसिस करके आपको बता दिया है, ब्रीफ आपको इंट्रो कर दिया है। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। These kinds of drama, form of drama that emerged during the time of the 19th century as a part of wider movement of realism in art। ठीक है, रियलिज्म इन आर्ट का ये जो वाइडर एक मूवमेंट था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 19th सेंचुरी, उसी टाइम पे इस तरीके के प्लेस बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। क्योंकि रियलिज्म इन आर्ट था, मीन्स जो भी चीजें आपके आसपास सोसाइटी, आसपास कंट्री में, जो भी आपके आसपास एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैपन हो रही हैं, उसको रियलिज्म, उसको आर्ट के थ्रू रियलिटी को प्रेजेंट करना बिफोर द रीडर्स, बिफोर द ऑडियंस। एंड दैट्स व्हाई these plays were popular at that time of the 19th century. It deals with the social issues। देखिए यहाँ पे बात हुई social issues through the debates between the characters on stage who typically represent conflicting points of view within the realistic society context। ठीक है, characters के थ्रू वो जो point of view है सोसाइटी का और जो रियलिस्टिक अप्रोच है सोशल, जो सोसाइटी का सोशल कॉन्टेक्स्ट में, उसको प्रेजेंट करते थे कैरेक्टर। और इस तरीके के जो प्लेस होते थे वो सोशल इश्यूज के ऊपर एक तरीके का डिबेट हुआ करता था कैरेक्टर्स के बीच में ऑन द स्टेज। एंड दैट्स व्हाई दे वर नोन एज द प्रॉब्लम प्लेस, बिकॉज दे रिलेट टू द जनरल लाइफ ऑफ द पीपल। Problem plays generally refers to the play of ideas that explores contemporary social problems। Contemporary social means समकालीन, जो उस टाइप के, जिस टाइम में आप रह रहे होते हो उस टाइम के ड्रामेटिस्ट, जब या जो ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे, जिस टाइम पे वो रहते थे, जिस सोसाइटी को वो फेस करते थे, जिस सोसाइटी में वो अपनी लाइवलीहुड को स्पेंड करते थे, अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे, उस लाइफ के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करना और इसको प्रॉब्लम को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में एक ड्रामा, एक स्टोरी, एक प्लॉट के थ्रू प्रेजेंट करना रीडर्स या ऑडियंस के सामने, उसको प्रॉब्लम प्लेज बोले जाते थे।
और 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी की आप बात कर लो, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे इस तरीके के प्लेस। जॉन गाल्सवर्दी, वी हैव द फाइन एग्जांपल, एंड जीबी शॉ इज आल्सो द फाइन एग्जांपल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ प्लेस ही हैड रिटन एट द टाइम of their literary career, and in English literature they have contributed with their pen. एग्जाम्पल की बात करें तो हेनरिक इब्सन की अडोल्स हाउस एंड मिलर्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दी प्रॉब्लम्स प्ले, जो कि इस कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिस प्ले की, वो है हमारा पोएटिक प्लेस। ठीक है, पोएटिक प्लेस इनको वर्ड्स ड्रामा भी बोलते हैं, VERSE। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वर्ड्स ड्रामा की बात होती है तो वो हमारा पोएटिक प्ले होता है। मींस जो ड्रामास जो पोएटिक फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम वर्ड्स ड्रामा या पोएटिक ड्रामा बोलते हैं, जिसमें किसी तरीके की आपकी एक वर्ड्स फॉर्म में या पोएटिक रिदमिक वे में जो लाइंस लिखी जाती हैं, जो ड्रामास लिखे जाते हैं, उनको हम पोएटिक प्लेस बोलते हैं। द पोएटिक ड्रामास आर डायलॉग रिटन इन वर्ड्स। ठीक है, जो ड्रामा इनके डायलॉग जो होते थे वो रिदमिक पैटर्न्स में होते थे, वर्ड्स में होते थे, पोएटिक लाइंस में एक होते थे। इन इंग्लिश इट इज यूजुअली द ब्लैंक वर्ड्स में लिखे जाते थे, एंड द chiefly associated with this work was T.S. Eliot and Christopher Fry. Murder in the Cathedral, The Family Reunion, The Cocktail Party are the popular plays of Eliot. T.S. Eliot was the popular dramatist who had written पोएटिक प्लेस वर्ड्स ड्रामा। ठीक है, पोएटिक प्लेस या वर्ड्स ड्रामा जो लिखा है जिन्होंने, अगर हम बात करें तो 20th सेंचुरी में टीएस इलियट वाज वन ऑफ देम, एंड ऑल्सो क्रिस्टोफर फ्राई। बट टीएस इलियट की अगर प्लेस की बात करें, उनके पोएटिक प्लेस की बात करें तो मर्डर इन द कैथेड्रल, फैमिली रियूनियन, कॉकटेल पार्टी आर द मोस्ट important and popular plays that comes under this category, this subgenre that is called poetic play. And he emphasized the vigorous and bold use of the all devices proper to the form of words drama, emphatic melody, alterative values, arresting imageries, melodies, and जो एक तरीके के डिवाइसेस हुआ करते थे जो पोएट्री लिखने के लिए यूज होते थे, बट वो टीएस इलियट ने ड्रामा लिखने के लिए यूज करा, और वो डायलॉग के फॉर्म्स में हुआ करते थे। द डायलॉग्स आर सो शार्प दैट द ऑडियंस आर मेड conscious of the fact that they are listening to a words at all. The drama floats on the moving words and musical melodies. ठीक है, जो कन्वर्सेशन या जो डायलॉग्स होते थे कैरेक्टर्स के बीच में, वो इस तरीके के मूविंग वर्ड्स में हुआ करते थे, जिससे इनमें एक तरीके की म्यूजिकल मेलोडीज जो होती थी वो निकल के आती थी। एंड जो ऑडियंस होते थे या जो लिसनर्स होते थे, इस तरीके के ड्रामा को जो पढ़ते थे, रीडर्स होते थे, दे सपोज टू बी लिसनिंग टू अ वर्ड्स drama at all, to avoid poetic drama at all, and that's why these plays were very popular at the time of the 20th century, and especially जो contribution किया है टीएस इलियट ने किया है इस तरीके के प्लेस को लिखने में, उनके कुछ एग्जांपल्स जो प्लेस हैं उनके, वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से प्लेस उन्होंने लिखे हैं जो पोएटिक प्लेस में काउंट होते हैं। ड्रामा से रिलेटेड उसके एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि एक ड्रामा जो ड्रामेटिस्ट लिखता है या उसको लिखने में किस किस एलिमेंट्स के रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, कौन से ऐसे उसके एलिमेंट्स होते हैं जो किसी एक ड्रामा को, उसकी जो एक जर्नी होती है उसको लिखने में हेल्पफुल होते हैं, ड्रामेटिस्ट के लिए हेल्पफुल करते हैं, और उस एलिमेंट्स की वजह से वो ड्रामा कितना अच्छा होता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है हमारा, वो है हमारे थीम। जी हाँ, थीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट वी हैव प्लॉट, अनदर वन वी हैव कैरेक्टर, एंड नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें डायलॉग है। इसके साथ साथ सेटिंग, परफॉर्मेंस, म्यूजिक एंड विजुअल एलिमेंट्स। तो अगर इन दोनों की बात करते हैं, म्यूजिक एंड विजुअल एलिमेंट्स की बात करें इन दोनों की, इनको हम क्या करेंगे, मॉडर्न एलिमेंट के रूप में काउंट करते हैं। इसके साथ साथ थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, सेटिंग एंड आपका जो परफॉर्मेंसेस होते हैं, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो एक एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेडिशनल टाइम से ही ड्रामा को लिखने के लिए इनका यूज करा जाता है। ऐसे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं ड्रामा में। तो चलिए वन बाय वन इनको हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। और थीम के बारे में बात करें हम, तो थीम होता है सेंट्रल आइडिया किसी भी प्ले से रिलेटेड। द थीम ऑफ अ प्ले रेफर्स टू इट्स सेंट्रल आइडिया, मींस
किसी प्ले का एक फिलॉसफी क्या है, उसका मोरल क्या है, वो जो होता है उसको हम थीम रिगार्ड करते हैं। एंड दिस इज द बेस ऑफ स्टोरी और अ मॉरल लेसन्स दैट अ कैरेक्टर लर्न्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ द ड्रामा। इट इज अ मैसेज दैट द प्ले गिव्स टू द ऑडियंस। यह एक मैसेज की तरह होता है, जो सेंट्रल थीम, या अगर हम थीम की बात करें, सेंट्रल आइडिया की बात करें, तो यह एक मैसेज होता है जो एट द एंड ऑफ द ड्रामा वो ऑडियंस को मिलता है कि व्हाट दिस ड्रामा वाज ऑल अबाउट, किससे रिलेट करता था ये ड्रामा, या किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन था या ड्रामा, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स इन्वॉल्व थे, और वो कहीं ना कहीं एक तरीके की फिलॉसफी, एक तरीके का मोरल लेसन्स वो देता है कैरेक्टर को, एंड साथ ही साथ ऑडियंस को भी देता है, एक मैसेज देता है। ये मैसेज या तो अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। द थीम ऑफ द प्ले कुड बी हाउ ग्रीड लीड्स टू वंस डिस्ट्रॉयल, ठीक है, एंड द थीम ऑफ अ प्ले कुड बी ब्लाइंड लव और ट्रू फ्रेंडशिप। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो रोमियो जूलियट जो प्ले है, अगर इसकी बात करते हैं तो एक या ब्रूटल एंड ओवर पावरिंग रोमांटिक लव स्टोरी की बात की गई है इसमें, रोमियो एंड जूलियट की, जो एक दूसरे से कितने ऑपोजिट होते हैं, चाहे वो रिलीजन की बात करो, चाहे वो आप सोशल स्टेटस की बात करो, बट किस तरीके से इस स्टोरी को, एक लव स्टोरी को ब्रूटल वे में प्रेजेंट करा गया है, ओवर पावरिंग रोमांटिक लव स्टोरी को प्रेजेंट करा गया है विलियम शेक्सपियर के थ्रू, वो हमें इस प्ले का थीम बताता है, दैट द थीम ऑफ दिस प्ले इज रिलेटेड टू romantic love story and it has a tragic end of this romantic love story. So theme आप समझ चुके होंगे, moral lessons, सेंट्रल आइडिया, एंड ऑल्सो बात करें हम तो ये होता है किसी न किसी तरीके से एक मैसेज देता है ऑडियंस को कि व्हाट द प्ले वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ड्रामा। द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स occurring in a play make it plot। ओके, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे जो भी इवेंट्स होते हैं किसी भी प्ले में, जो इवेंट्स वन बाय वन एक प्ले की स्टार्टिंग से लेकर के उसके एंड तक की जर्नी में जो भी इवेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लॉट। वो इवेंट्स जो होते हैं वो उस प्ले को वो प्लॉट्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड द प्लॉट इज द स्टोरी दैट द प्ले नरेट्स। The connection between the events and the characters in them form an integral part of the plot। Okay? जो events होते हैं, जैसे किसी में आपको मिलेगा कि जैसे बिगनिंग में कोई एक स्मूथली स्टोरी चल रही है, उसके साथ साथ कुछ कन्फ्लिक्शन होता है, कोई ना कोई एक तरह के अप एंड डाउन होता है स्टोरी में, तो वो उस स्टोरी का, वो उस प्ले का प्लॉट होता है, जो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनाता है इवेंट्स, जो इवेंट्स होता रहता है या जो इंसिडेंट्स होते हैं प्ले में, और इसके साथ साथ कैरेक्टर के साथ में, उसको हम प्लॉट रिगार्ड करते हैं। एंड प्लॉट इज द सोल ऑफ अ ड्रामा, ठीक है, जो प्लॉट होता है वो सोल होता है ड्रामा का। व्हाट द कैरेक्टर डू, हाउ दे इंटरैक्ट and the course of their lives as narrated by the story and what happens to them in the end constitutes the plot। यही होता है प्लॉट, क्या उनके साथ हो रहा है, किस तरीके से वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या वो कैरेक्टर्स कर रहे हैं दूसरे के साथ में, कौन कौन सी उनकी लाइफ में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और वो इंसिडेंट्स किस तरीके से उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी उनके साथ क्या होता है, द होल थिंग मेक्स अ प्लॉट। ये सभी इंसिडेंट्स, ये सभी जो स्टोरीज होती है, ये सभी जो इंसिडेंट्स जो होते हैं, इवेंट्स जो होते हैं कैरेक्टर्स की लाइफ्स में, और एक दूसरे से जो वो फेस करते हैं, वो ड्रामा में प्लॉट कहलाता है। एंड प्लॉट जो होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा, बताया कि वो सोल होता है, आत्मा होता है एक ड्रामा का। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, दैट इज कैरेक्टर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा। कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर दैट form a part of the story are interwoven with the plot of the drama। Each character in a play has a personality of its own and set of principles and beliefs। ठीक है, कैरेक्टर्स जो एक्टर्स होते हैं, जो रोल ड्रामेटिस्ट किसी भी स्टोरी में डालता है, स्टोरी में जो एक दूसरे के जो परफॉर्मेंस करते हैं, उनको हम जो पर्सनालिटीज
स्केच करता है ड्रामेटिस्ट, यस दिस कैरेक्टर वुड बी लाइक दिस, वो जो होते हैं उनको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। और कैरेक्टर्स की अपनी पर्सनालिटी होती है, उनका अपना एक अलग एग्जिस्टेंस होता है प्ले में, और वो किसी न किसी प्रिंसिपल्स या किसी न किसी बिलीव्स को फॉलो करते हैं, और उसी बिलीव को फॉलो करते हुए वो एंड स्टोरी में मूव ऑन करते हैं, वो प्लॉट में मूव ऑन करते हैं। Actors in the play have the responsibility of bringing the characters of to life। ठीक है, जो भी एक्टर जो होता है, वो जो प्ले को परफॉर्मेंस देता है, जो कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा होता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होता है कि उस कैरेक्टर में एक तरीके की जान डालना अपने परफॉर्मेंस के थ्रू। एंड यहाँ पे एक्टर्स वो काम करते हैं जो कैरेक्टर को एक लाइफ देते हैं अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, उनकी यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। The main character in the play who the audience identifies with is the protagonist। जो मेन कैरेक्टर होता है, जिसपे स्टोरी का बर्डन होता है, जो स्टोरी को लीड करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटागोनिस्ट, या उनको हम हीरो बोलते हैं। ही शी रिप्रेजेंट्स द थीम ऑफ द प्ले। ठीक है, थीम की हमने बात कर ली ऑलरेडी, वो सेंट्रल थीम जो होता है प्ले का, उसको रिप्रेजेंट करता है। यस मीन्स अ कैरेक्टर, अगर हम बात करते हैं, जैसे आप बात कर लो क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले की, डॉक्टर फास्टर्स की बात करते हैं, तो डॉक्टर फास्टर इज द हीरो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। वो क्या है, उस थीम को, मोरल जो लेसन है, एक हम उस प्ले से लेसन हमको मिल रहा है, उसका जो तो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसमें डॉक्टर फास्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक ग्रीड, जो एम्बिशन है, एम्बिशन ऑफ नॉलेज को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एम्बिशन ऑफ नॉलेज इज द मेन थीम ऑफ दिस प्ले डॉक्टर फास्टर, दैट वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप हैमलेट की बात कर लो, तो हैमलेट का है कि वहां पे जो इनडिसीजन की क्वालिटी है, उसके अंदर एक चीज इनडिसीजन का जो उसके अंदर डिमेरिट है, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शन है उसके माइंड में, डिसअपॉइंटमेंट है, और वो एक डिसीजन पे नहीं जा सकता है, उस कंफ्यूज्ड है पर्सनालिटी, वो इस प्ले को प्रेजेंट करता है, उस थीम को प्रेजेंट कर रहा है। एंड द कैरेक्टर दैट द प्रोटोगोनिस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद इज द एंटागोनिस्ट और विलेन। ठीक है, और जो कैरेक्टर जो प्रोटागोनिस्ट के ऑपोजिट रहता है, या प्रोटागोनिस्ट से जिसका कन्फ्लिक्शन होता है, मेन कन्फ्लिक्शन होता है, वो प्ले में एंटागोनिस्ट बोला जाता है, या विलेन बोलते हैं उसको हम, जो कि मेन हीरो के जस्ट ऑपोजिट उसके लाइफ में कन्फ्लिक्शन क्रिएट करता है, उसके लाइफ में कहीं ना कहीं मिस हैपनिंग्स होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अनदर कैरेक्टर इज कॉल्ड विलेन एंड एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो गई आपको, जो यहाँ पे एक पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करता हुआ, किसी भी प्ले में पर्सनैलिटी, प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स को प्रेजेंट करता हुआ जो पर्सनैलिटी होगी, जो कैरिकेचर होगा, उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। और एक्टर का काम होता है कि उस कैरेक्टर को, जो वो कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा होता है, उसका काम होता है कि उसको एक तरीके से लाइफ देना उस कैरेक्टर को, और उस कैरेक्टर को बिल्कुल अमर बना देना, so that it can be in the mind and the heart of the audience, और उससे कनेक्ट करना कि कैरेक्टर जो रोल प्ले कर रहा है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है, वो एक्टर का काम होता है, सो दैट कि ऑडियंस उसे कभी ना भूले। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहे। इसके बाद के एलिमेंट की बात करें तो डायलॉग है। डायलॉग जो होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत का जरिया होता है, और डायलॉग्स के थ्रू ही स्टोरी आगे बढ़ती है, प्लॉट आगे बढ़ता है। The story of play is taken forward by means of dialogues। ठीक है, डायलॉग्स के थ्रू मैंने बताया आपको स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है। The story is narrated to the audience through the interaction between the play's characters in which is in the form of dialogues। ठीक है, जो स्टोरी में जो नरेशन होता है, ऑडियंस के थ्रू बात को पहुंचाने का जो जरिया होता है, वो जो होता है कैरेक्टर्स के बीच का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया इंटरेक्शन बिटवीन दी कैरेक्टर्स हु आर प्लेइंग द रोल्स, और एंड दे कम्युनिकेट विद वन अनदर in the form of the dialogue। The content of the dialogues and the quality of their delivery have a major role to play in the impact of the play has on the audience। और ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कन्वर्सेशन हो रहा है, जो इंटरेक्शन हो रहा है दो कैरेक्टर्स के बीच में, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सो दैट इट कैन क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दी टू द ऑडियंस। इट इज थ्रू द डायलॉग्स बिटवीन द कैरेक्टर दैट द स्टोरी कैन बी अंडरस्टूड। जी हाँ, कैरेक्टर्स के बीच के जो डायलॉग्स होते हैं, जो कन्वर्सेशन होती है, जो इंटरेक्शंस होते हैं,
उसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि स्टोरी कहाँ मूव ऑन कर रही है, क्या व्हाट इज दी प्ले इज ऑल अबाउट, किस तरीके का प्ले है और किस तरीके से एक दूसरे में इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन का तरीका क्या है, इंटरेक्शन का वे क्या है और कौन सा कैरेक्टर किस तरीके के रोल को प्ले कर रहा है, वो उनके कन्वर्सेशन से भी हमें पता चलता है। तो अभी तक हमने 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात की। आगे हम बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो सेटिंग है। सेटिंग की बात करें तो कहाँ पे प्ले हो रहा है, मीन्स किस इंसिडेंट को दिखाया जा रहा है, कौन सी प्लेस और टाइम को स्टोरी लिखा गया है, उस स्टोरी को लिखा है ड्रामेटिस्ट ने, उस वो सेटिंग बोलते हैं। द टाइम एंड द प्लेस वेयर द स्टोरी इज सेट इज वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। द एरा or time in which the incidents in the play take place influences the characters in their appearance and personalities। देखिए, अब देखिए सेटिंग के थ्रू जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अपीयरेंस और उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि अगर बात बहुत टाइम पहले की हो रही है या एंशिएंट टाइम की स्टोरी को ड्रामेटिस्ट ने पिक करा हुआ है और उस पर एक प्लॉट बनाया हुआ है, उस पर ड्रामा वो लिख रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वो स्टोरी जो होगी उसके कैरेक्टर्स जो होंगे उनकी पर्सनालिटी और उनकी अपीयरेंस जो होंगी उसी टाइम से मैच करते रहने चाहिए। ये होता है सेटिंग, टाइम एंड प्लेस in which the story is going on, okay, that is called setting। the historical and social context की अगर बात करें, the play is also defined by the time and place where it is set। The Merchant of Venice has a set in the 16th century Venice। देखिए सेटिंग होता है किसी स्पेसिफिक प्लेस, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है शेक्सपियर का, वो वेनिस की स्टोरी को बता रहा है। वेनिस इज द मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग, जहाँ के कल्चर, जहाँ के लैंग्वेज, जहाँ की बॉडी लैंग्वेज अपेयरेंस को विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले में दिखाया गया है, दिया है। एंड ऑल्सो रोमियो एंड जूलियट प्ले की बात करें तो दिस इज सेट इन द एरा बिटवीन द 1300 टू 1600, परहैप्स द रेनेसा टाइम, और 14 टू 15 सेंचुरी की इसमें बात की गई है। तो रोमियो जूलियट की जो प्ले है उसमें सेटिंग का जो इम्पोर्टेंस है, तो उसमें उसकी अपेयरेंस, कैरेक्टर की अपेयरेंस और उस जगह को लाइवली वर्ड्स के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू या उनकी अपीयरेंस के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना, वो सेटिंग कहलाता है। सेटिंग स्पेशली इज रिलेटेड टू द प्लेस एंड टाइम वेयर इन विच द स्टोरी इज being going on, story is being written या story is being performed या plot is being performed। Next one we have performance। Performance is related to the action, okay, this is, it is great impact, it has a great impact on story because the audience is largely affected by the performance of the actor। ठीक है, परफॉर्मेंस होता है कि आपका किस तरीके से एक्टर्स ने परफॉर्म किया हुआ है, प्ले की जो स्टोरी है उसको, जो उनका रोल है उसको किस तरीके से परफॉर्म किया है, और इसका जो होता है एक ड्रामा में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है और ये अफेक्ट करता है डायरेक्टली टू दी ऑडियंस। जैसे हम बोलते हैं किसी भी मूवी को देखेंगे हम, जैसे आप बॉलीवुड मूवीज देखते हो तो या हॉलीवुड मूवीज देखते हो या टॉलीवुड देखते हो, आपको होता है कि यस दिस हीरो वाज नॉट इन हिज गुड परफॉर्मेंस, या जिस तरीके से इस कैरेक्टर का ये जो मूवी थी उस कैरेक्टर में उस हीरो ने उस तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, जो कि दूसरा जो कैरेक्टर था या जिसका रोल अलग था प्ले में, या हीरोइन उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया बट हीरो वाज नॉट अप टू द मार्क बिकॉज हिज परफॉर्मेंस वाज नॉट सो वेल। तो यहाँ पे ये है कि होता है क्योंकि ऑडियंस जो होती है उसको डायरेक्टली परफॉर्मेंस जो होता है वो अफेक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे जो राइटर होता है, when a written play is performed on the stage performance, the actor cast for different roles and the way they portray the character assigned to them and the way their performance are the some important factors and determines the play's impact। ठीक है, performance is related to the action of body language of a character who is playing the role। okay, अगर protagonist है, he is not performing, that character is not, that actor is not performing the character's demand, what the character need, according to that the actor is not performing, then that would be not up to the mark, और वो प्ले क्या होगा, वो उतना अच्छा प्ले नहीं रिगार्ड किया जाएगा। इसीलिए ये परफॉर्मेंस की जो बात आती है, ये हमारे मॉडर्न टाइम के प्लेज में भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से प्लेज होते हैं परफॉर्मेंस होते हैं, या आप रेनेसा टाइम में जितने प्लेज हुआ करते थे उनमें किसी ने उसमें वो परफॉर्म हुआ करते थे, और उसी टाइम पे उस प्ले को समझा जाता था कि ये प्ले अच्छा है कि नहीं अच्छा है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें, वी हैव म्यूजिक।
म्यूजिक जो होगा इफेक्ट होता है, साउंड इफेक्ट ऑफ म्यूजिक, इट प्लेस एट द राइट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, एक्ट एज एन ग्रेट सप्लीमेंट टू द हाई एंड लो पॉइंट्स इन द प्ले। ठीक है, जो बात हो रही है म्यूजिक की वो साउंड है, साउंड क्वालिटी, साउंड इफेक्ट और म्यूजिक। अगर प्ले में किसी स्पेसिफिक टाइम में, जैसे कोई भी रोमांटिक लव स्टोरी हो रही है, लव स्टोरी से रिलेटेड कोई प्ले है, उसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो वहां पे साउंड इफेक्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और म्यूजिक इसीलिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट व्हाइल राइटिंग अ ड्रामा। और यहाँ पे क्या है, that music, that sound effect should be on right point of the story, and so that it can get give a great kind of supplement to the play. The music and the lyrics should go well with the play's theme। और ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर कोई किसी प्ले की थीम जो है वो रोमांटिक है या ट्रेजिक है, तो ट्रेजिक प्ले की जो म्यूजिक होना चाहिए वो भी ट्रेजिक म्यूजिक ही चलना चाहिए, सो दैट इट कैन जस्टिफाई टू द प्ले ऑल्सो। प्ले की थीम को ये जस्टिफाई कर सके, और बिकॉज ऑफ दैट द प्ले इज रिलेटेड टू ट्रेजिक, सो द म्यूजिक वुड बी on a tragic note। Next one we have here, if the scenes are accompanied by the pieces of music, they become more effective on the audiences। Time to time जहाँ पे जो भी points होते हैं, जो भी right points होते हैं, where the music required, that should be on time, and it is very effective elements for the audience, and it affects the quality of play, quality of drama, and it affects to the audience also। Next one we have here, विजुअल एलिमेंट्स या स्पेक्टेकल की बात करें तो विजुअल एलिमेंट्स जो होता है जिसमें हम देखते हैं जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कि आप एलिमेंट्स जो आएंगे जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर ने क्या पहन रखा है, कहाँ सीन्स विजुअलाइज हो रहा है, कौन से इफेक्ट डाले गए हैं, उसको हम विजुअल एलिमेंट्स पे काउंट करते हैं। यहाँ पे है, while the dialogue and music are the audible aspects of drama। जैसे होता है कि डायलॉग्स जो होते हैं, म्यूजिक जो होते हैं, उनको हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बट विजुअल इफेक्ट से हम क्या होता है, बिना वॉइस के एक सीन को हम समझ सकते हैं, बिकॉज ऑफ द विजुअल क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द सीन्स इट हैज। तो यहाँ पे विजुअल एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें हम सीन्स, इंपॉर्टेंट सीन्स होते हैं, जो भी कहाँ पे सीन को यहाँ पे पिक्चराइज करा गया है, किस जगह पे, जैसे एक बैटलफील्ड का सीन है, एक वॉर का सीन है, तो वो बैटल फील्ड में विजुअलाइज किया जाएगा, वहां पे उस तरीके के जो विजुअल इफेक्ट्स होंगे, विजुअल एलिमेंट्स होंगे, जैसे किसी आपको हॉर्सेस की जो वॉइसेस होंगी वो आएगा, और तीर कमान की वॉइसेस आएंगी। अगर मॉडर्न टाइम के वो वॉर्स हो रहे हैं तो वहां पे आपके गन्स या जो आपके कैनन्स होंगे उनकी वॉइसेस आएंगी, उसकी आवाज, उनका एक तरीके का धमाका आएगा, सुनाई देगा, तो ये विजुअल इफेक्ट में आता है। Costumes and social and special effects used in it। The visual elements of drama, also known as the spectacle, renders the visual appeal to the stage setup। और स्टेज का सेटअप किस तरीके से है, ये भी एक विजुअल इफेक्ट देता है रीडर्स, जो ऑडियंस होते हैं उनके माइंड में। The costumes and makeup must suit the character। जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कोई कैरेक्टर जो है वो एक वॉरियर का रोल प्ले कर रहा है, तो उनका कॉस्ट्यूम एंड मेकअप इसी तरीके से होना चाहिए, सो दैट विजुअल, थ्रू द विजुअल इफेक्ट, वो उनके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट हो, वो इनके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होके आए, जिससे ऑडियंस समझ सके कि यस, दिस कैरेक्टर इज प्लेइंग अ वॉरियर रोल इन दिस प्ले। And besides it, it is important for the scenes to be dramatic enough to hold the audience to their seats। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि एक जो ऑडियंस होती है उनकी, उनको होल्ड करने के लिए इनको ड्रामेटिक होना चाहिए। इस तरीके के जो सीन्स होते हैं वो कुछ ना कुछ ड्रामेटिक हो, ऐसे सीन्स को लिया जाए, ऐसे सीन्स को का इफेक्ट डाला जाए उस प्ले में जब ये परफॉर्मेंस हो रही हो, so that audience can enjoy it and they can watch the play till to the end of the play। इस वीडियो we are going to discuss history of drama in English literature, जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश ड्रामा इन ऑल द एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हाँ जी, स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक के टाइम में इंग्लिश ड्रामा का क्या अपलिफ्टमेंट हुआ है या किस तरीके से इंग्लिश ड्रामा ने डेवलप करा हुआ है,
from the starting to the till now. We will all going to this with the ages and जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जो होगा वो emergence of drama in medieval period. किस तरीके से ड्रामा का जो एक उद्भव हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था मेडिवल टाइम में, उसके बारे में बात करेंगे हम. और फ्रेंड्स, इससे पहले आप सभी लोग अपने पेपर पेन के साथ में रहिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा से रिलेटेड, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिवल पीरियड के ड्रामा की, जिस टाइम पे, क्योंकि ये ऐसा टाइम था जहां पे रोमन्स ने इंट्रोड्यूस किया था ड्रामा इंग्लिश में या इंग्लैंड में. ठीक है, Romans introduced drama to England during the medieval period. Ancient Greek and Roman dramas were mostly concerned with the religious ceremonial of the people. ठीक है, ड्रामा क्या था जो कि मेडिवल पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया था रोमन्स के थ्रू, और रोमन्स एंड ग्रीक जो एंशियंट ड्रामास थे उस टाइम पे मेडिवल पीरियड के, वो बेसिकली जो कंसर्न जिनका हुआ करता था, जो बेसिकली रिलेट करते थे, दे वर religious dramas at that time written by, and we know that Greeks and Romans introduced drama in England. Dramas called liturgical drama, जिनका जो सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था वो स्क्रिप्चर से लिए जाते थे. ये इनकी स्टोरी जो होती थी वो इस तरीके के ड्रामा जो लिखे जाते थे लिटुरल ड्रामा, उनकी स्टोरी जो होती थी वो स्क्रिप्चर से बेस्ड ऑन हुआ करती थी. या इसी टाइम के ड्रामा की अगर बात करें तो जो सेकंड था वो मिस्ट्री प्लेज हुआ करते थे. स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल्स, जो मिस्ट्रीज प्लेज लिखे जाते थे वो होते थे जो बाइबल्स के अलग अलग आपके जो स्टोरीज हुआ करती थी वहां से इसको इम्पार्ट किया जाता था, एक तरीके से बोरो किया जाता था, उससे इंस्पायर होकर के ड्रामेटिस्ट मिस्ट्री प्लेज को लिखा करते थे और उसमें जो स्टोरीज हुआ करती थी वो बाइबल प्लेज से रिलेट करती थी. मिरेकल प्लेज भी इसी टाइम पे पॉपुलर हुए और इसी टाइम पे लिखे गए थे. मिरेकल प्लेज जो रिलेट करता है इंसिडेंट्स इन द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टायर्स, जो मार्टायर्स एंड सेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स, जो भी इन्फ्लुएंशियल इंसिडेंट्स होते हैं उससे इंस्पायर्ड होकर के मिरेकल प्लेज लिखे जाते हैं. इसी टाइम पे मोरालिटी प्लेज, तो अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें तो मिरेकल प्लेज, मोरालिटी प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, लिटरल ड्रामा और इसके साथ साथ इंटरल्यूड्स भी लिखे जाते थे इसी टाइम पे और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे. इससे रिलेटेड कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगी. मोरालिटी प्लेस की बात करें तो दे वर डिडैक्टिक ड्रामा, जिसमें एक तरीके का मोरल्स होते थे, आइडियल्स होते थे जिसको फॉलो किया जाता था और उसी पे बेस्ड ऑन मोरालिटी प्लेस लिखे जाते थे. क्या है इसमें, विन ऑफ वर्च्यू अगेंस्ट द एविल वर वेरी पॉपुलर एट द टाइम ऑफ द मेडिवल पीरियड. एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोरालिटी प्लेस जो लिखे गए थे एवरीमैन है. द इंटरल्यूड्स की बात करें तो इंटरल्यूड इज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ मोरालिटी प्लेस. बट जो इंटरल्यूड का एक मेन पर्पस मोटिव हुआ करता था उसमें कुछ कॉमिक सीन्स भी हुआ करते थे, कॉमिक सीक्वेंस भी हुआ करते थे. ठीक है, जो इंटरल्यूड्स लिखे गए थे. इंटरल्यूड्स की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट इंटरल्यूड था मिडिवल पीरियड का, द फोर पीस बाय जॉन हेवुड, जो कि परफॉर्म हुआ था अराउंड 1497. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामास थे जिनका एक तरीके से आप इमर्जेंस कह दो या एक तरीके से उत्पत्ति कह दो, ओरिजिन कह दो, मेडिवल पीरियड में हुआ था, जिसमें हमने बात करी लिटरल ड्रामा, मिस्ट्री प्लेस की या मिस्ट्री ड्रामास की, मिरेकल प्लेस की, मोरालिटी प्लेस की एंड आल्सो इंटरल्यूड्स. और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे. यहीं से आप कह लो एक तरीके से स्टार्टिंग हुआ था इंग्लिश ड्रामा का, जो कि रोमन्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में मेडिवल पीरियड में. ठीक है, और इनका जो सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था वो मोस्टली जो होते थे रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे बाइबल, चर्च एंड क्लर्जी और जो पोप हुआ करते थे उनका एक तरीके से बहुत ही ज्यादा वो सर्वे सर्वा हुआ करते थे. उनकी बातों को लोग बहुत सुनते थे, जो पोप कहते थे या जो आप चर्च पे हुआ करते थे उसकी बातों को बहुत ज्यादा पीपल, जो एक कॉमन पीपल हुआ करता था या आप अदर्स की भी बात कर लो, वो बहुत ज्यादा इसको फॉलो करते थे. इवन किंग रूल अंडर द लीडरशिप ऑफ द पोप्स एंड चर्च. तो ये था रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर, रिलीजियस एक कंसर्न हुआ करता था इस तरीके के प्लेस को लिखने का मेडिवल पीरियड में. नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रामा इन इंग्लिश रेनेशा. रेनेशा के टाइम पे ड्रामा का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ उसकी बात करेंगे और स्पेशली हमारा जो फोकस होगा यहाँ पे वो हमारा होगा एलिजाबेथन एरा पे. ठीक है, आप सभी जानते हो एलिजाबेथन एरा में जो कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने यहाँ पे रूल ओवर किया था इंग्लैंड पे, और इस टाइम पे ड्रामा वाज ऑन इट्स ग्लोरियस टाइम और ऑन द टॉप ऑफ लिटरेचर. ठीक है,
तो इंग्लिश रेनेसा की बात करें, रेनेसा कल्चर, इंग्लिश रेनेसा इज अ कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट एक था इंग्लैंड में, and lasted from the 16th to the early 17th century, and it paved the way for the dominance of drama in the country in England. Okay, स्पेशली बात हो रही है इंग्लैंड के प्रोस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो था रेनेसा के टाइम पे जो एक डोमिनेंस था ड्रामा का, वो हमें इंग्लैंड में देखने को मिला, एंड स्पेशली इन द रेफरेंस ऑफ द एलिजाबेथन एरा। क्योंकि एलिजाबेथन एरा की बात करें तो शेक्सपियर के पहले जो यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरीके से एक अपलिफ्टमेंट किया था ड्रामा का, और बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी ड्रामेटिस्ट थे यूनिवर्सिटी विट्स के, वो सभी ड्रामास पे फोकस करते थे, और कहीं ना कहीं शेक्सपियर ने उनसे एक तरीके से बोरो किया है या उनकी स्टाइल को इमिटेट किया है, उनसे इंस्पायर होकर के ड्रामास को लिखा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेनाउंड प्लेराइट या ड्रामेटिस्ट की बात कर लेते हैं जो रेनेसा टाइम ड्यूरेशन पे थे या एलिजाबेथन एरा पे थे। आप बात कर लो कि जो जॉन वेबस्टर का टाइम था, उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट जो ड्रामेटिस्ट थे, उसमें विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स राइटर क्रिस्टोफर मार्लो जो थे यूनिवर्सिटी विट्स ड्रामेटिस्ट में काउंट होते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप में इनका मेंशन होता है नेम। बेन जॉनसन एंड ऑल्सो जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर मोस्टली जो इन्होंने ट्रेजिक प्लेज लिखे हुए हैं, and the dramatist wrote plays based on the themes like history, comedy and tragedy. अभी तक के हमने जो मेडिवल प्लेस में जो ड्रामास लिखे थे, मेडिवल टाइम पे जो ड्रामास लिखे गए थे, उनका जो सब्जेक्ट मैटर था वो रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर था। बट यहाँ पे स्पेशली जो ड्रामास लिखे गए हैं, ये कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल प्लेस थे, जो कि किसी किंग की हिस्ट्री पे, उनके लाइफ पे या उनकी रूल और उनका जो एक रेनिंग पीरियड था उस पे लिखे जाते थे प्लेस। कॉमिक प्लेस हुआ करते थे, एंड ऑल्सो ट्रेजिक प्लेस का भी यहाँ पे किसी भी एक जो हीरो होता था वो कहीं ना कहीं लो बर्थ से आकर के किस तरीके से वो रूल करता था, वो किस तरीके से उसका एंड होता था, वो सब कुछ एक स्टोरी में देखने को मिलता था, एक प्लॉट में देखने को मिलता था, जिसको हम ट्रेजेडी में काउंट करते हैं। और इसी टाइम की बात कर ले तो किस तरीके से कॉमिक प्लेस लिखे गए हैं, जो फर्स्ट कॉमेडी था, प्ले था इंग्लैंड का, उसकी बात करते हैं। निकोलस इडाल का है रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। आप सभी इससे बहुत ही अच्छे से फेमिलियर होंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी लिख लीजिए, जो लोग नए होंगे उनके लिए है। निकोलस इडाल्स रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर वाज द फर्स्ट कॉमिक प्ले रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एलिजाबेथन एरा, और ये जो था रेनेसा टाइम पे लिखा गया था, और ये फर्स्ट कॉमिक प्ले है जो कि इंग्लिश में लिखा गया है, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको लिखा है ड्रामेटिस्ट निकोलस इडाल ने। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉमिक प्ले है वो है ग्रामर्स गोर्टन्स निडल। बोथ बिलोंग्स टू द 16th century। द अर्लीस्ट एलिजाबेथन प्लेस इंक्लूडिंग गॉर्बडेक, जिसको फेरेक्स पोरेक्स बोलते हैं, जिसका सब टाइटल है फेरेक्स पोरेक्स, 1561 का प्ले है, और इसको हम फर्स्ट ट्रेजेडी रिगार्ड करते हैं एलिजाबेथन एरा या इंग्लैंड की इंग्लिश ड्रामा की फर्स्ट ट्रेजेडी की अगर बात करें ट्रेजेडी की, दैट इज गॉर्बडेक, जिसको हम फेरेक्स पोरेक्स बोलते हैं। एंड स्टैटवेल एंड नॉर्टन ने इसको लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो वी हैव द राइटर, वी हैव द ड्रामेटिस्ट थॉमस किट्स, 1558 से 1594 का टाइम ड्यूरेशन है, और इन्होंने रिवेंज ट्रेजेडी लिखा, जिसका नेम है द स्पेनिश ट्रेजेडी। 1592 में ये लिखा गया था, पब्लिश हुआ था। दैट इन्फ्लुएंस शेक्सपियर्स हैमलेट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो एक ग्लोरियस टाइम था लिटरेचर का, और उसमें स्पेसिफिकली ड्रामा का जो ग्लोरियस टाइम था, या drama was on the top of the literature at the time of the Elizabethan era। रेनेसा टाइम में, एलिजाबेथन एरा में ड्रामा was on its height, एंड स्पेशली जो भी ड्रामेटिस्ट थे इनकी बात हमने की, क्रिस्टोफर मार्लो, इनके जो प्लेज हैं टेम्बरलेन द ग्रेट एंड अप ज्यू ऑफ माल्टा, एंड ऑल्सो वी हैव डॉक्टर फास्टस जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर के प्लेज से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट एंड किंग लियर। एंड ऑल्सो इनके कॉमिक प्लेस की बात करें तो वी हैव द फाइन एग्जांपल ऑफ द मर्चेंट ऑफ द वेनिस एंड द ऑलवेल्स एंड वेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके प्लेस हैं। हिस्टोरिकल प्लेस में अगर बात करो तो वी हैव द फाइन प्लेस रिटन इन अंडर द कैटेगरी ऑफ द क्रॉनिकल प्ले, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जॉन वेबस्टर की डचेस ऑफ माल्फी है, बेन जॉनसन की प्लेस की हमने बात की। तो ये सभी ड्रामेटिस्ट जो है वो रेनेसा टाइम में, एलिजाबेथन एरा में इन्होंने अपने प्लेस को लिखा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि ड्रामा का क्या था
प्यूरिटन एज और रेस्टोरेशन एज में क्या ड्रामा का डेवलपमेंट था या किस तरीके से, क्योंकि एलिजाबेथन एरा में या रेनेशा टाइम पे हमने देखा कि ड्रामा जो था दैट वाज ऑन द टॉप, एंड अब इसका एक डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा प्यूरिटन एज में, बिकॉज प्यूरिटन एज का वो टाइम था जब 1642 में थिएटर्स वर क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज थिएटर, ये था टाइम जब थिएटर को क्लोज कर दिया गया था 1642 में, क्योंकि प्यूरिटन्स के अपने उनका एक रिलीजियस पर्पस था, उनकी एक आइडियोलॉजी थी जिसमें थिएटर्स में कोई भी प्लेस परफॉर्म नहीं होते थे, एंड थिएटर्स इन लंदन वर रीओपन सून आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की का जब रेस्टोरेशन हुआ, मींस किंग प्रिंस चार्ल्स सेकंड ने 1660 में जब फिर से रूल ओवर किया इंग्लैंड को, फिर से वन किया इंग्लैंड को, तो वहां पे फिर से स्टार्ट हुआ उसकी थिएटर्स की रीओपनिंग हुई। तो 1642 से लेकर के 1660 तक theaters were closed in England because at this was the time of the Puritans and they didn't like it for their religious purpose, for their ideologies, that there should no place performed at that time. तो प्रिंस चार्ल्स सेकंड की वजह से रेस्टोरेशन एज आया और उस टाइम पे थिएटर्स को खोला गया, और द रेस्टोरेशन गिव अ राइज इन द इंक्लूजन ऑफ द न्यू जॉनर इन ड्रामा, जिसको हम हेरोइज्म या रेस्टोरेशन कॉमेडी बोलते हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोलते हैं। इस तरीके के प्लेज लिखे गए, और रेस्टोरेशन कॉमेडी जो था वो उस टाइम के जो इंग्लैंड का जो एक कल्चर था, जो एक आप बात कर लो जो अब एक हायर सोसाइटी थी, उसको कहीं ना कहीं सटाराइजेस करते हुए, उनके मैनर्स को सटाराइजेस करते हुए इस तरीके के प्लेज लिखे जाते थे, जिनको हम रेस्टोरेशन कॉमेडी में काउंट करते हैं। रेस्टोरेशन कॉमेडी से रिलेटेड मेरा एक वीडियो भी है, आपको मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ पे आई बटन पे रहेगा, आप प्लीज उसको वॉच आउट जरूर कर लीजिएगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स की अगर हम ड्रामेटिस्ट की बात करें, जॉर्ज थोरीज द मैन ऑफ द मूड, विलियम विंचरलेस द कंट्री लाइफ, एंड जॉन ड्राइडेंस ऑल फॉर लव एंड औरंगजेब, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज है, इनका पब्लिकेशन ईयर भी लिखा हुआ है। इस रेस्टोरेशन टाइम में ये प्लेज लिखे गए थे, और जॉन ड्राइडेन वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रेस्टोरेशन एरा, जिन्होंने ऑल फॉर लव और औरंगजेब ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामास लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे एक तरीके का आपको ड्रामा में डिक्लाइन देखने को मिलेगा इस टाइम में, बट वो रेस्टोरेशन की वजह से, रेस्टोरेशन एज की वजह से देयर वाज सम काइंड्स ऑफ plays that were written, and the condition of drama, of writing drama was not so bad at this time, the restoration era. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रामा इन दी 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी आप सभी जानते हो, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, ठीक है, प्रोज एंड रीजन था का टाइम था, तो जो भी चीजें यहाँ पे लिखी जाती थी वे कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअलिटी, रीजनैलिटी, और एक आप क्या कह लो, आप रियलिटी के बेस्ड ऑन हुआ करती थी, और मोस्टली जो वर्क लिखे गए हैं या लिटरेचर लिखे गए हैं वो प्रोज बेस्ड हुआ करते थे। मींस इस टाइम पे कॉफी हाउसेस का बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर था, बहुत पॉपुलर कल्चर था कॉफी हाउसेस का, जिसमें गोल्ड में आप बात कर लो, स्टील एडिशन, इन तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोज राइटर्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया लिटरेचर पे और प्रोज लिखा। और यहाँ पे रेस्टोरेशन कॉमेडी बात कर लेते हैं, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ड्रामा एट दिस टाइम 18th century. The restoration comedy in England, which had started in the later half of the 17th century, faded away with the advent of the 18th century. ठीक है, 18th century के स्टार्टिंग में या इसका जब स्टार्टिंग हुआ, न्यू क्लासिकल एरा आया, तो उस टाइम पे जो ड्रामा था वो कहीं ना कहीं, रेस्टोरेशन कॉमेडी थी वो कहीं ना कहीं फेड अवे हो गई थी, एंड द प्लेस वाज टेकन बाय प्रोज। ठीक है, प्रोज ने उस प्लेस को ले लिया था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ड्रामा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एलिजाबेथन एरा, रेस्टोरेशन एरा? वी डिड नॉट फाउंड दैट क्वालिटी ऑफ ड्रामास in the time of the 18th century because it was the age of prose and reason. और यहाँ के जो मिडिल क्लास पीपल थे, या जो एक आप कह लो जो एक ऑडियंस थी जिसको जो प्लेस देखा करते थे, उन्होंने क्या डिमांड किया? लेस आर्टिफिशियल एंड फॉर्मल देन द थिएटर ऑफ द लेट सेंचुरी, समथिंग मोर रियलिस्टिक एंड जेंटिल, दैट्स व्हाई सप्रेसिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ लेजिटिमेट इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, यहाँ पे सप्रेस हुआ ड्रामा, कहीं ना कहीं इंग्लिश ड्रामा जो था वो सप्रेस हुआ अंडर prose and reason and the kind of things that
प्रोज लिटरेचर वर रिटन दिस टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम के लोग एक आर्टिफिशियलिटी और फॉर्मेलिटी को छोड़ करके उनको कुछ रियलिस्टिक और जेंटिल और कुछ एक रीजनैलिटी से रिलेटेड चीज चाहिए थी, लिटरेचर चाहिए था, आर्ट चाहिए था, एंड दैट्स व्हाई ड्रामा वाज डिक्लाइंड एट दिस एरा इन द 18th सेंचुरी। अब बात कर लेते हैं रोमांटिक एरा में क्या कंडीशन थी। रोमांटिक एरा आप सभी जानते हो, दिस वाज द टाइम ऑफ द पोएट्री। ओके, पोएट्री का टाइम था, सब्जेक्टिविटी का टाइम था, इमोशंस का टाइम था, और आप कह लो यहाँ पे जो एक तरीके के रिदमिक क्वालिटीज के लिटरेचर लिखे जाते थे। पोएट्री नेचर का अबाउंडेंस था, जो कि पोएट्री में आपको देखने को मिलेगा वर्ड्सवर्थ के एंड आल्सो अदर रोमांटिक पोएट्स। ड्रामा इन रोमांटिक एज बात कर लो, एट अर्ली 19th सेंचुरी में ड्रामा वाज नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेड बाय स्टेज प्लेज एट ऑल, बट बाय क्लोजेड ड्रामा प्लेज रिटन टू बी प्राइवेटली read in a closet और a small domestic room। ठीक है, इस टाइम पे जो ड्रामा था वो पॉपुलर था क्लोजेड ड्रामा, जिनका परफॉर्मेंस से कोई मतलब हुआ नहीं करता था, वो सिर्फ क्या होते थे, पढ़ने के लिए हुआ करते थे। और इस टाइम के जो ड्रामाज थे उसपे इंपॉर्टेंट पोएट्स की बात करें जिन्होंने लिखा हुआ है कुछ ड्रामा, सैमुअल कॉलरिज की रिमोर्स है, पीबी शैले का द डेस्टेंसी है क्लोजेड ड्रामा, एंड लॉर्ड बेरॉन का आपका बात कर लो शैडन ऑफ लस्ट। ये इंपॉर्टेंट ड्रामास जो कि इस प्लेस में लिखे गए हैं, बट दे वर नॉट टू मच पॉपुलर, वेरी मच पॉपुलर in the time of the romantic era, because romantic era was the time of romanticism, poetry, subjectivity, nature, emotions, love and all। ठीक है, यहाँ पे था जो पोएट्स हुआ करते थे उनका मेन जो मोटिव था पोएट्री लिखने का या लिटरेचर लिखने का, दैट वाज रिलेटेड टू नेचर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द कंडीशन ऑफ ड्रामा और द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा एट द टाइम ऑफ द विक्टोरियन एरा। एंड विक्टोरियन एरा की बात करें, ड्यूरिंग दिस टाइम लिटरेचर एंड थिएटर फ्लरिश्ड, जिसमें हम बात करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी न्यू थिएटर्स एंड न्यू स्कूल्स, थिएटर स्कूल्स वर बिल्ट, एंड दिस वाज द पीरियड ऑफ द क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया का ये टाइम था जहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट किया है ड्रामा के लिए, थिएटर के लिए, और इस टाइम पे बहुत ज्यादा थिएटर्स ओपन करे गए, नए थिएटर्स ओपन करे गए, स्कूल्स बिल्ड करे गए जहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए एक तरीके से लोग थिएटर पे काम करने के लिए या आप कर लो एक्टर बनने के लिए थिएटर स्कूल्स उनके लिए ओपन किया गया। और इस टाइम के इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट की बात करें, ऑस्कर वाइल्ड वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेराइट ऑफ द विक्टोरियन एरा। A women of no importance, an ideal husband, an important song, being earnest are the important works, and जो कि appeared हुए हैं 1895 में। जॉर्ज बेनॉट शॉ, जेबी शॉ, सेंट जॉन, इनका वर्क इंपॉर्टेंट वर्क है विक्टोरियन एरा के, ये भी इंपॉर्टेंट प्ले राइट है। तो आप समझ सकते हो कि इस टाइम पे जो थिएटर्स या जो प्लेज लिखे गए हैं वो प्लेज जो थे वो मोस्टली सोशल प्रॉब्लम्स, एजुकेशन, रिलीजन, मैरिज एंड क्लास प्रिविलेजेस पे लिखे जाते थे। दे वर नॉट रिलेटेड टू दी ट्रेजिक प्लेज और नॉट रिलेटेड टू दी क्रॉनिकल्स प्लेज और कॉमिक प्लेज, बट यहाँ पे एक रियलिटी को प्रेजेंट करते हुए ड्रामेटिस्ट अपने प्लेस को लिखा करते थे। एंड मोस्टली प्रॉब्लम प्लेस, जो सोशल इश्यूज हुआ करते थे, जो सोसाइटी में इश्यूज या करप्शन या जो भी आप कह लो कि जो भी डिमेरिट्स हैं उन सब को मेंशन करते हुए इस तरीके के प्लेज लिखे जाते थे। और इस टाइम पे जॉर्ज बेनॉट शॉ एंड वी हैव आल्सो दी जॉन गॉल्सवर्दी, कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने इस तरीके के प्लेज लिखे हुए हैं। आर्म्स एंड द मैन एंड यू कैन नेवर टेल आर द फेमस प्लेज ऑफ द जीबी शॉ, ये इंपॉर्टेंट इनके प्लेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रामा इन 20th सेंचुरी, मीन्स 20th सेंचुरी में ड्रामा का क्या डेवलपमेंट था या क्या कंडीशन थी, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। और 20th सेंचुरी की बात करूं तो इस तरीके के इस टाइम के जो ड्रामाज लिखे जाते थे वो पोएटिक प्लेज लिखे गए हैं। पोएटिक प्लेज मीन्स जिनमें वर्स पोएट्री या आप कह लो लिरिकल जो लाइंस हुआ करते थे उनका यूज करा गया है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाज वेरी पॉपुलर, आप सभी जानते होंगे जिन्होंने मॉडर्न टाइम में ड्रामास कुछ पढ़े हुए हैं, क्योंकि मॉडर्न लिटरेचर आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इस टाइम की बात करें तो पोएटिक प्लेज जिनमें लिरिकल लाइंस या आप कह लो कि जो रिदमिक जो लाइंस होते थे, जो एक्शंस होते थे या आपको जो प्लॉट होते थे वो रिदमिक वे में लिखे जाते थे,
एंड मोस्ट सक्सेसफुल ऑन द स्टेज वर प्लेज ऑफ द टी.एस. इलियट, जो कि पोएटिक प्लेस की बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही एक prominent dramatist. The Murder in the Cathedral, The Family Reunion, The Cocktail Party, and The Confidential Clerk, Elder Statesmen are the important poetic lyrical drama of the T.S. Eliot we have. And also, Auden Sherwood combines produced 3 plays: The Dog Beneath the Skin, 1935, The Ascent of the F6, 1936, ऑन द फ्रंटियर 1938. ये इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि कोलैबोरेशन में लिखे हैं ऑडेन एंड एशरवुड ने. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर द गॉडट. ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो एक थिएटर था, जो एक मैनर था ड्रामा लिखने का, उसको फॉलो किया है. नियोल कॉवर्ड was the most versatile and prolific writer of this time, and he had theater in blood. So friends, यहाँ पे हमने जो बात करी थिएटर को या ड्रामा को डिफरेंट एजेस में किस तरीके से डेवलपमेंट था, प्रोग्रेस था, किस तरीके की उनकी कंडीशन थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्रामाज या कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने ड्रामा को कंट्रीब्यूट किया है अपने एज में, उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की. और आप समझ सकते हो कि द कंडीशन ऑफ ड्रामा वाज वेरी मच पॉपुलर एट द टाइम, और इट वाज ऑन इट्स ग्लोरी, ऑन इट्स हाइट एट द टाइम ऑफ द एलिजाबेथन एरा या रेनेशा टाइम पे बहुत ही पॉपुलर था ये ड्रामा, जिसमें हम यार कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ एवरलिव ड्रामेटिस्ट हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं. जो विलियम शेक्सपियर वी हैव, एंड आल्सो क्रिस्टोफर मार्लोस प्लेज वी हैव हियर इन इंग्लिश लिटरेचर. इसके साथ ही साथ मिडिवल टाइम में भी ड्रामा वाज ऑन इट्स बिगिनिंग, ऑन इट्स फ्लोइंग कंडीशन, एंड विक्टोरियन एरा और 20th सेंचुरी में ड्रामा वाज ऑन इट्स okay situation, okay condition, and but drama was not good. Yeah, you can say there was a kind of decline in the writing of drama at the time of the 18th century. Okay, so friends, यहाँ पे हमने important डिस्कस करा, और वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं, किस एरा से बिलोंग करते हैं, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट के थ्रू, एंड मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ में इस चैनल पे. और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप नोट्स भी बना सकते हो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे उनका ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. ओरिजिन ऑफ ड्रामा या डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेट करता हुआ ये आपका कुछ क्वेश्चन बन सकता है. तो आप इस वीडियो का हेल्प ले सकते हो, और जो भी पॉइंट्स मैंने मेंशन करा है वो बहुत ही टू द पॉइंट चीजें हैं. इसको मैं थोड़ा सा और लेंदी बना सकती थी और आपको बता सकती थी कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे और इम्पोर्टेंट राइटर्स से कौन से वर्क्स लिखे गए. बट जो आपको एक नटशेल में या एक ब्रीफ में अगर ड्रामा का डेवलपमेंट जानना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश जोन.